बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गर्मा गर्मी है और अब मैदान बिल्कुल ही सजने को तैयार है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, टीम्स पाकिस्तान पहुंच रही हैं और इसके साथ साथ जो स्क्वाड्स हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड 2 दिन पहले अनाउंस हुआ और काफ़ी हर जानिब से इसके ऊपर तनकीद की जा रही है। जो पेयर होगा ओपनिंग का, उसके ऊपर बातें की जा रही हैं कि ओपनिंग का पेयर कौन होगा, अभी तक अनश्योर हैं। फिर एक स्पिनर का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से इसको पाकिस्तानी कंडीशंस में कारगर बनाया जाएगा, इसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान टीम का एक और इम्तिहान होगा और वो होगा ट्राई सीरीज का। पाकिस्तान की ट्राई सीरीज, जिसका मैच 8 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीसरी टीम साउथ अफ्रीका है और यही स्क्वाड इसमें भी परफॉर्म करेगा। तो ये पाकिस्तान के पास एक मौका होगा कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आजमाया जाए और इसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारी को मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है और अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक टिकट्स धड़ाधड़ फ़रोख्त हो रही हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्रिकेट शायकीन को, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा इजाफा किया जाए काउंटर्स का, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स फ़रोख्त हुई, उसके बाद जैसे ही काउंटर्स खोले गए, एक तो वक्त कम था और जब वक्त के साथ साथ दूसरी बात ये हुई कि वहाँ पर काउंटर्स कम थे। शायकीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है और ये शायकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, छुट्टियों के बाद आए हैं अहमद साहब। और अहमद साहब, वेलकम कहेंगे आपको शो में। सलमान भट्ट साहब, आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से कि अभी 11 तारीख तक का वक्त है जनाब, कुछ तब्दीलियाँ कर ली जाएँ स्क्वाड में। आप समझते हैं कि मुतालबा जायज़ है और आप क्या समझते हैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाहिए, स्क्वाड में क्या तब्दीली हो सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अब तब्दीली करने का मतलब ये है कि जो भी बातें हो रही हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये बातें ठीक है। अभी तो एक मैच नहीं हुआ और क्या आप 2 ही मैचेस के बाद तब्दीली कर लेंगे? क्योंकि ट्राई नेशन में तो 2 मैच है और तीसरा फाइनल है और दूसरा जो मैच है तब तक टाइम आ जाएगा कि आप इसके बाद तब्दीली नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको 1 ही मैच मिलना है या 2 मैच मैक्सिमम। तो ऐसे में तब्दीली करना तो किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ ज़्यादती है जिसको आपने लेकर आए और 2 मैचों बाद उसको आगे पीछे कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि आप कभी इस मामले में श्योर ही नहीं थे कि क्या जो काम आप करने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे, ना ऐसा करना चाहिए। इससे बड़ा गलत तासुर जाएगा। वो जो होना था, जो करना था, उसका जो एक वक़्त था, बिलाशुबा पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वक़्त लिया। सबसे आखिर में हमारी टीम अनाउंस हुई। तो इसको करने के बाद अब ऐसा नहीं बनता कि आप इसको तब्दील करें। ऑल्दो कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिसने क्वेश्चन मार्क उठाए कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं और आपके 4 प्लेयर कमबैक कर रहे हैं। 1 प्लेयर का डेब्यू है। तो जो टीम आपकी साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई, आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसमें आपको 5 तब्दीलियाँ करनी पड़ गई? बहरहाल वो एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ओपनिंग स्लॉट में पाकिस्तान को काफ़ी मसला दरपेश था, हमने देखा ओडीआईज में। फ़खर जमान के आने से आप क्या समझते हैं, कितना सहारा मिलेगा, कितनी बेहतरी होगी? देखिए, फ़खर ज़मान जो हैं वो पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनिंग प्लेयर्स की फ़हरिस्त में शामिल होते हैं, जो अकेले मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी ऑपोज़िशन के लिए थ्रेट है। तो उनका आना इम्पैक्टफुल है ऑपोज़िशन के ऊपर भी और हमारी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी। डेफ़िनेटली वो कमबैक कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आ रहे हैं। उनको थायरॉइड्स का इश्यू था, जिसको वो रिकवर करने के बाद अब आ रहे हैं। तो कमबैक का हमेशा प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन वो इस तरह के प्लेयर हैं जो बड़े फ्रीडम के साथ खेलते हैं और जितनी देर क्रीज़ पे रहते हैं वो दूसरी टीमों के लिए बड़ा ख़तरा साबित होते हैं। सो आई थिंक उनका आना पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। लेकिन फ़खर ज़मान का जो टीम से निकाला जाना था वो भी बहरहाल इस बात की एक यूँ कह लीजिए कि इंडिकेशन था कि जिस तरह चीज़ें पीसीबी के अंदर चलती हैं। फ़खर ज़मान को किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं निकाला गया, फ़खर ज़मान को एक ट्वीट की बुनियाद पर निकाला गया था जो उन्होंने
की थी और डिसिप्लिन उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया था। तो अब उसके बाद फ़खर ज़मान यकीनन हमें एक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब ने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कम बैक कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, और फ़खर ज़मान ने जो अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला है वो 2023 के वर्ल्ड कप में खेला है। तो इतने लंबे अरसे के बाद फ़खर ज़मान का टीम में आ जाना खुशाइन यकीनन है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन होगा फ़खर ज़मान के ऊपर भी, क्योंकि उनके साथ कोई दूसरा रेगुलर ओपनर उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बाबर आजम के साथ ओपनिंग के लिए जाने का जो है फैसला कर चुका है। तो फ़खर ज़मान का आना यकीनन खुशाइंद है, लेकिन यकीनन उनके ऊपर प्रेशर यकीनन होगा इस बात का। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, उस्मान खान को फ़खर के साथ क्या ओपन करवाया जा सकता है? इस हवाले से क्या कोई बाज़गश्त सुनाई दे रही है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाबर से ओपन ना करवाया जाए, नंबर 3 पर बेस्ट प्लेयर हैं ओडीआई के, अपने आप को मनवा चुके हैं, तो अगर उनको वहाँ पर ही रखा जाए और अगर उस्मान खान से ओपन करवाया जाए, तो आप क्या समझते हैं इस सजेशन पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान खान को ओपन कराया जाए। उस्मान खान कभी भी ओपनर रहे नहीं है। वो पीएसएल खेल रहे हों, टी20 खेल रहे हों, जितनी क्रिकेट भी उन्हें खेलते देखा है, 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन मिडल ऑर्डर में ही ज़्यादा खेलते हैं। तो डेफिनेटली इतने बड़े टूर्नामेंट में एक बंदे का डेब्यू है और वो भी उस पोजीशन पे हो जो उसकी है ही नहीं, उसके साथ भी ज्यादती है और टीम के साथ भी ज्यादती है। अब क्योंकि आपने कहा है कि जी पूरी एक लॉजिक पेश की गई है कि ये तो सैम अयूब के इंजर्ड होते ही पता चल गया था कि उन्होंने ठीक नहीं होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वहीं पर सिलेक्टर्स ने बात कर ली थी बाबर से और वो एग्री कर गए थे। तो अब तो ये चीज़ों को प्लान हुए साउथ अफ्रीका का टूर की बात हो गई ना, तो ये तो बहुत टाइम हो गया। तो अब इसमें चेंज लाना मुझे नहीं लगता होगा और बाबर आजम ही ओपन करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, जो बाबर आजम की ओपनिंग वाली बात है, आपने शायद इसके ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले ही बात की होगी। बाबर आजम को जब ओपनिंग के लिए इन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की, तो उन्होंने एग्जांपल दी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो अपने करियर के दरमियान में जो है वो आके ओपन करना शुरू हो गए थे, और बाबर आजम भी चूंकि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, तो बाबर आजम को जो है पाकिस्तान के लिए वो रोल प्ले करना चाहिए जो सचिन तेंदुलकर प्ले कर रहे थे इंडिया के लिए। तो क्या ये कंपेरिजन दुरुस्त है जो ड्रॉ किया गया है बाबर आजम का सचिन तेंदुलकर के साथ? तो देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बाबर ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो टेक्निक भी अच्छी है, वो चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है। जब आप सचिन तेंदुलकर की पोजीशन देखते हैं, इंडिया की बैटिंग हमेशा से तगड़ी बैटिंग रही है, और सचिन तेंदुलकर ने जब ओपनिंग का रोल लिया तो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जिनके बीच में उन्होंने ओपन करनी थी। अजरुद्दीन खेल रहे थे, जडेजा खेल रहे थे, सिद्धू खेल रहे थे, रवि शास्त्री थे, मंजरेकर थे। तो एक जैम पैक्ड कह लें कि बैटिंग लाइनअप थी जिनके कई कई सालों के एक्सपीरियंस थे, कई आईसीसी टूर्नामेंट्स के वर्ल्ड कप्स इन्होंने इकट्ठे खेले। तो ये वो टीम हरगिज नहीं है। इसमें तो 4 बंदे कमबैक कर रहे हैं, एक का डेब्यू हो रहा है, और जो 4 कमबैक कर भी रहे हैं उनमें से भी कोई 2-3 की तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है नहीं। तो ऐसे में उसको सचिन बनाना जो है ना, वो एक फार फैच चीज है। बिकॉज देखिए, आपका वो मेन प्लेयर है और आप उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं 2 न्यू बॉल्स के अगेंस्ट। खुदा न खास्ता नया बॉल है, थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होती है, अगर उसको एक आधा गेंद पड़ जाता है, आप तो वनरेबल हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, 4 बंदे तो अपना कमबैक कर रहे हैं। आईसीसी की टॉप 8 टीम्स दुनिया की खेल रही हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आपका माइंडसेट बना है, तो बीच में फिर कोई ऐसी क्रिकेट होती है कि जिसमें आप करके देखते हैं और वो ही मिडिल ऑर्डर उसके साथ रख के देखते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी चेंजेस है। अकेला बाबर तो ऊपर नहीं गया क्योंकि अनफिट तो साइम हुआ था, बाबर ने उसकी जगह ओपन कर ली। अगले वाले भी बंदे जो हैं, वहां पर भी 1-2 प्लेयर्स हैं जो कमबैक कर रहे हैं। फखर ऊपर 7 होएगा, उस्मान खान का डेब्यू होगा, फहीम अशरफ कमबैक कर रहे हैं, वो सऊद शकील कमबैक कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो जाहिर है देखने की है। बिल्कुल। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अगर ओपन बाबर से ही करवाया जा रहा है और जैसे कि बात हो भी चुकी है, तो अगर खुदा ना खास्ता, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर रहें और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस रहे तमाम हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम नाकाम होते हैं, तो फिर उस सूरत में जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, बाबर आजम को या सिलेक्शन कमेटी को? देखिए, बहरहाल ये सारे डिसीजंस सिलेक्शन कमेटी के हैं, और आई डोंट नो कि उनकी और बाबर की क्या बात हुई थी, बाबर ने इनिशिएट किया था या उन्होंने इनिशिएट किया था, लेकिन अकेला ये डिसीजन ही तो नहीं है। देखिए, बाबर ने इज बीन योर मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई प्लेयर इन द मिडल, ठीक है, फॉर ईयर्स। तो अब आप अचानक उसको बदल रहे हैं, और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इसके अलावा कोई ओपनर मौजूद नहीं थे, या ऐसे ओपनर पाकिस्तान में नहीं थे जिनका तजर्बा ना हो, जिन्होंने पहले रन्स ना किया हो इंटरनेशनल क्रिकेट में।
सो आई थिंक इफ इट बैकफायर्स, अगर वो उम्मीदों के मुताबिक ना गए नताइज, तो फिर ये सवालात तो उठेंगे और मुश्किल सवालात होंगे। बिल्कुल ठीक। सलमान बट साहब, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, नो ओडीआईज, जिसके अंदर हमारा स्क्वाड कुछ और था, नए खिलाड़ी थे, ओपनिंग भी कुछ और थी, और फिर जब एक बड़ा इवेंट है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान कर रहा है, दिफाई चैंपियन भी है पाकिस्तान, तो इस सारी सूरत हाल में हमने इतनी सारी तब्दीलियां कर दी। गलती पहले थी सिलेक्शन में या गलती अब है? ये देखिए ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वो गलत भी था तो ऑस्ट्रेलिया में भी जीती वो टीम, वो साउथ अफ्रीका में भी जीते, और जिम्बाब्वे में भी ये वाले प्लेयर्स को आपने नहीं ट्राई किया। इसका मतलब है कि पहले ये लोग जहन में नहीं थे। साफ सी बात है, अगर होते तो भाई यही खेल रहे होते और इन्हीं को मौका दिया जाता, क्योंकि इसके बीच में कोई ज्यादा ओडीआई क्रिकेट तो हुई नहीं है। और जो लास्ट पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट 50 ओवर्स का हुआ था, वो चैंपियंस कप हुआ था, वो फैसलाबाद में हुआ था, ठीक है। तो अगर उसकी बेसिस के ऊपर आपने किसी को खिलाना था तो देन यू हैड 3 इंटरनेशनल सीरीज, ठीक है। तो वो वाले जो लड़के उसकी बेसिस पे खेले थे वो तो तब्दील हो गए। सो आई डोंट नो कि क्या, हाउ विल दे मैनेज टू आंसर दिस इफ इट गोज रॉन्ग। लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम है, हमने तो इसको बैक करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो टाइम था वो गुजर गया। होना क्या हुआ, कैसे हुआ, क्रिटिसाइज करने का। अभी तो इस टीम को बैक करना है जब तक ये खेल रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करे ये जीत जाए, तो किसी पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, एवरीथिंग वुड बी गुड। बट खुदा न खास्ता अगर अदरवाइज होता है तो फिर सवालात उठे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान बट साहब, एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं वो ये है कि इतने बड़े इवेंट में जब सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर टीवी पर आकर बोलता है कि कंडीशंस को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि ओपनिंग कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इतने बड़े इवेंट में आप इस तरह से अनश्योर हो सकते हैं? आपने कहीं देखा दुनिया में कोई ऐसी टीम के जो अनश्योर नजर आई अपने ओपनिंग स्टैंड को लेकर? इसकी वजाहत भी वही दे सकते हैं, बिकॉज क्या कंडीशन होनी है। ये पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पर्थ है तो एक सिडनी है, एक मेलबर्न है, एक बैटिंग है, एक माउस है, एक स्पिन है। पाकिस्तान में तो तकरीबन सारी एक जैसी हैं। चाहे वो कराची हो, वो भी बेहतरीन जगह बैटिंग की, आप उसके हिस्टोरिकली उसके रन उठा के देख लीजिए। अगर लाहौर हो, वहाँ पे भी बहुत बैटिंग विकेट्स बनते हैं। पिंडी हो तो सबको मालूम है कितना अच्छा बैटिंग के लिए पिच है। तो अनलेस के कोई पिचेस ही डिफरेंट बन जाए तो आप कंडीशनल बात करें, विच आई हैव नो नॉलेज ऑफ। लेकिन यहाँ पर कितनी वेरिएशन आती है, और कौन सी कंडीशन है जिसका आपको पहले से नहीं पता। दुबई में पाकिस्तान ने कई साल अपनी सारी क्रिकेट दुबई में खेली है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। दुबई की भी पिच जो एक चले पाकिस्तान से बाहर की दुबई स्टेडियम होगी। सो आई वंडर के क्या सोच के उन्होंने ये मतलब ये इस तरह की बात की है। बिल्कुल। क्या मत आप? अच्छा व्हाट्सएप, आजकल तो कौमी टीम जो है वो आपके मेजबान बनी हुई है और वो उन्हीं कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनके मेजबान बने हुए हैं सर। सॉरी, कह रहे हैं हम उनके मेजबान। जी जी, मैंने कहा आप उनके मेजबान बने हुए हैं। तो आजकल तो जो कंडीशंस हैं वो तो आपके सामने है। तो आपकी कंडीशन में जो प्रैक्टिस सेशन आपने कल देखा है उसके बारे में क्या रिव्यूज देंगे? किस तरह से प्लेयर्स की फिटनेस और प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह नजर आई आपको? देखिए, कल तो काफी प्लेयर्स जो थे वो सेशन में एंगेज नजर आए हैं। ऑब्वियसली जो है उनका एक 5 घंटे तवील सेशन था जो मैच सिनारियो की तरह खेला गया। उसमें रन्स भी किए बाबर ने। उसमें पहले आके वो जल्दी आउट हुए, लेकिन सेकंड बारी उन्होंने अच्छी ली। कामरान गुलाम और आगा सलमान ने बहुत शानदार बैटिंग की। फखर जमान भी पहली बारी में जो है कह लीजिए कि वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, फिर उन्होंने नेट्स काफ़ी तवील किए, फिर आके बैटिंग की। तो सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम अंदर गुजारा। सबसे अच्छी बात ये थी कि फास्ट बॉलर्स जो थे हमारे पाकिस्तान के, उन चारों ने एक तो 2-2 3-3 स्पेल्स किए। उसके साथ वो 50 ओवर जो 4 घंटे 5 घंटे फील्ड में रही है टीम, वो लोग अंदर ही रहे, वो बाहर नहीं आए। वो स्लाइड चेंजिंग होती रही कि जो बैट्समैन आ रहे थे फील्ड में जा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ बाहर आ जाते थे वो नेट्स के लिए, फिर कुछ फील्ड में। लेकिन आपकी जो बॉलिंग थी प्रीडोमिनेटली वो सारी 4 घंटे फील्ड के अंदर रही, जो कि एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ऐसा ही चलता है मैच। अगर आप थोड़ी सी बॉलिंग करके बाहर आके रेस्ट करने लग जाएं तो वो फिर मैच प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये था कि काफ़ी इंगेजिंग सेशन था पूरा। इनका सपोर्ट स्टाफ जो है वो इनके साथ हेल्प कर रहा था। कोई थ्रो डाउन्स कर रहा है, कोई उनको चीज़ें बता रहा है, कोई उनकी बैटिंग में मदद कर रहा है, कोई बॉलिंग में मदद कर रहा है। तो जैसे टीम सेशंस होते हैं, टीम आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में नजर आई।
अच्छा बट साहब, मैं फिटनेस के बारे में बेसिकली आप जानना चाहूँ। नसीम शाह को भी हमने देखा कल वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी थोड़ी सी लेथार्जिक नजर आ रही है। यूं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट कैरी करके वो भाग रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उनको भागने में। तो नसीम शाह की फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कल तो उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ था वो ज़ाहिर है यहाँ पर उनको देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, तो वो खासे उनसे मुतमईन नज़र आ रहे थे कि वो पहले से बेहतर लग रहे हैं। अब क्योंकि ये वाले विजुअल्स तो कहीं जाते नहीं हैं, ये तो पीसीबी के पास है, तो पता तो तभी लगेगा जब वो आप सबके सामने मैच में बॉलिंग करेंगे कि कैसा होगा। जहाँ की हद तक तो वो ठीक लग रहे थे। ठीक है, सलमान भट्ट साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद सईद एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन के हवाले से और सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिलेक्शन के हवाले से नाजरीन तनकीद तो बहुत की जा रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पास स्क्वाड है यही बेहतरीन परफॉर्म करेगा। बैटिंग के हवाले से हमने बात की, बॉलिंग की ज़रा बात कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। सलमान भट्ट साहब, एक स्पिनर और हम अगर कंपैरिजन करें दूसरी टीमों के साथ तो हम ये देखते हैं 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर्स पाकिस्तान लाए जा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी जब हम बात कर रहे थे तो ये एक थॉट सामने आई हमारे स्पोर्ट्स फ्लिक्स के ही प्रोग्राम में कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी के माइंड में है कि कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, वेदर चेंज होता है, बॉल इतना स्पिन नहीं करेगा, इसी वजह से एक स्पिनर और उसके साथ साथ जो हमारे नॉन रेगुलर स्पिनर्स हैं वो काम चला लेंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशंस में ये एक अच्छा डिसीजन है? देखिए, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ये कंसिडर करते हो कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स जो हैं उनकी कोई भरमार नहीं है, आपके जो स्पिनर्स हैं उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है कि उनके साथ आगे जाया जाए, तो वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को लेकर। और जो 5th बॉलर को फिल इन करना है उसके लिए आगा सलमान बॉलिंग करते हैं, खुशदिल शाह को इसीलिए टीम में ले आए क्योंकि पहले साइम अयूब जो है वो भी 7 कुछ ओवर्स कर लेते थे, अब वो नहीं है तो चले एक ऑलराउंडर है जो थोड़े ओवर कर ले। फिर आपके पास 5वां ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ की सूरत में, जिनका एक बड़ा ड्रास्टिक कमबैक है। तो देखते हैं कि ये किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं। आप देखिए, शादाब एक अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ बॉलर। पिछले 2-2.5 सालों में कहीं पे हमें उनकी बॉलिंग फॉर्म नज़र नहीं आई। उसामा मीर ने PSL में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने उनको भी ज़्यादा मौक़ों में नहीं देखा पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए, और मेरा ख्याल अभी भी वो कोई लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बात यह है कि आपके पास है क्या। नुमान और साजिद की तरफ आप गए नहीं। उन्होंने टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखा और उससे आगे वाइड बॉल के लिए उनके बारे में नहीं सोचा। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव गॉन विद। देखते हैं कि अब क्या होता है। बट साहब, सुफियान मुकीम का भी तो नाम है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाता, रिजर्व भी रखा जाता अगर। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने 4 आउट किए डेब्यू पे, और मेरे ख्याल में वो एक अच्छी और डिफरेंट एडिशन हो सकते थे। मैं इस हक में था कि उन्हें होना चाहिए, बट अगेन कहीं पे आप कह रहे हैं कि जी उनका तजर्बा नहीं है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उस्मान खान का भी डेब्यू है, तो तजर्बा तो उनका भी नहीं है, उसका तो फिर एक मैच में 4 आउट है। तो यही बात है कि कंट्रडिक्शन है इन व्हाट इज बीइंग सेड, इन व्हाट इज बीइंग डन। लेकिन अब जो टाइम है, अब मूविंग फॉरवर्ड टिल द टाइम पाकिस्तान प्लेज एंड वी नो के क्या हो रहा है, आई थिंक उसमें हैवी क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है, वरना अपने ही लोगों को पुल बैक करने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि अभी तो जो भी है फैसला, हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे, बट अलोंग द लाइन जैसे जैसे क्रिकेट होगी, चीज़ें खुलेंगी, तो फिर डेफिनेटली जैसे मैं इशारा दे रहा हूँ कि फिर अगर ये चीज़ें वर्क नहीं करती तो फिर सवाल कहाँ से मुश्किल होंगे आगे। अच्छा बट साहब, ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हौसला अफजा बात है जो आपने की कि अभी इस वक्त टीम जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करें, लेकिन जाहिर है कि हमने इसी जो 15 की 11 है इसमें से विनिंग कॉम्बिनेशन भी तलाश करना है, विनिंग 11 भी बनानी है। तो असद शफीक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ बाबर आजम को ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं ओपनिंग करने के लिए, हम ये भी देख रहे हैं कि कंडीशन देखते हुए अगर सऊद शकील को भी ओपनिंग करनी पड़े तो वो भी ओपन कर सकते हैं फ़खर जमान के साथ। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और साथ ही उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की, मेरा ख्याल है कि इस टर्म को भी उस तरह से ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से पहले जो
बहुत सारे हमने सुना कि इंटेंट और पॉजिटिव क्रिकेट और पता नहीं क्या। तो अगर ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली स्ट्रैटेजी अपनानी थी तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में तो मेरा ख्याल है कि रेगुलर ओपनर नहीं होना चाहिए था। तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? एग्जैक्टली आपने खुद ही इसका बहुत ही शानदार जवाब दे दिया कि जब आप हॉर्स फॉर कोर्स ढूंढते हैं तो फिर तो आप स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए ऑप्ट करते हैं ना, फिर आप मेक शिफ्ट के लिए ऑप्ट नहीं करते। सो यू आर लुकिंग फॉर अ हॉर्स जिसने अपने कोर्स में पहली दफा भागना है। तो मतलब बात है इतने गल तो मुक जाती है कि अभी एक घोड़े ने एक कोर्स पे दौड़ना है। सो यू लुकिंग फॉर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, बट किसी ने पहली दफा करना है काम। तो इनकी जो बात है वो वहीं से, जैसे मैंने कहा ना, कंट्रोडिक्शंस है बातों में। तो सऊद शकील को एज एन ओपनर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये चल जाएगा पाकिस्तान के लिए, ये जो रोल प्ले करने जा रहे हैं? यार उन्होंने पीएसएल में कुछ मैचों में ओपनिंग्स की हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, लेकिन वनडे क्रिकेट 2 न्यू बॉल्स 50 ओवर खेलने हैं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। T20 में कोई अच्छा ओवर करे बुरा ओवर करे, फास्ट बॉलर्स ने 2 ही ओवर करने होते हैं, उसमें भी चंद बॉल कोई और खेल जाता है। यहाँ पे 2 नए बॉल हैं, हर बॉलर ने कम से कम 5-5 ओवर तो जो है वो करने ही करने हैं, कह लीजिए कि अपनी साइड से। तो ये एक डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क भी हो सकता है, स्पेशली एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने सारी उम्र मिडिल ऑर्डर में गुजारी हो। बहरहाल देखते हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल। एक सलमान बट साहब, अभी सवाल ये भी आया दिमाग में कि 8 साल बाद हम दिफा कर रहे हैं, दिफा करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, दीगर जो टीमें हैं उनकी तैयारियों को मद्देनज़र रखा जाए, उनके स्क्वाड्स को मद्देनज़र रखा जाए, तो आप कितने पुरुमीद हैं अपनी टीम से? देखिए, क्लिक करने पे है। जब आपके कमबैक्स हों बहुत सारे टीम में और वो प्लेइंग मेंबर्स में आपको 3 से 4 कमबैक और डेब्यू नज़र आ रहे हो, तो ऐसे में डेफिनेटली यू डू नॉट टर्म योरसेल्फ एज अ फेवरेट। बट पाकिस्तान का जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है और वो जो एबिलिटी है कि अगर अच्छा खेल जाए तो फिर किसी को भी हरा सकते हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। द थिंग इज के जब हम अंदर जा रहे होते हैं एट टाइम्स, नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वी आर वनरेबल, एंड आई थिंक दैट थिंग हैज लिव्ड अप। वो इट इज स्टिल देयर। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की हम तारीख देखें 2017 का जिसका आपने तज़किरा किया, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारे नए चेहरे थे, बहुत सारे यंग खिलाड़ी जो थे वो लेकर गए थे। सरफराज अहमद अपने साथ, शादाब खान हैं, हसन अली जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट में थे वो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे उस वक्त, और बहुत सारे फ़हीम अशरफ उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। तो यहाँ पर कप्तान की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह से इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो ये 4-5 प्लेयर जिनके हमने अभी नाम लिए हैं, उस्मान खान है, खुशदिल शाह है, ये सारे वो प्लेयर हैं जो उनके साथ खेलते रहे। तो इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी का फैक्टर भी होगा कैप्टन का कि उन्होंने उन प्लेयर्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं इस मेगा इवेंट में जिनको वो पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, जिनके पोटेंशियल का उनको अंदाजा है। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बतौर कप्तान के वो उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी अर्ली है सलमान बट साहब, लेकिन आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं सेमीफाइनल के लिए 4 फेवरेट टीम्स कौन सी हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए, इट्स अ टफ आस्क। 8 की 8 टीमें जो हैं वो टॉप की टीमें हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो डेफिनेटली अप देयर हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, और विनिंग जो उनकी हमने रेशोज देखी हैं। उसके अलावा आप कह लें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी या इंग्लैंड को आप कितना रूल आउट कर सकते हैं, इतनी एक जानदार टीमें हैं। पाकिस्तान है, उसका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। So it's difficult to predict. As a Pakistani, I would love to see Pakistan in the top 4. But I think South Africa will be a tough contender, and so would be New Zealand. अच्छा बट साहब, यहाँ अगर मैं अफगानिस्तान की टीम के बारे में आपसे पूछूं, अफगानिस्तान जो गुज़श्ता इवेंट्स हुए हैं आईसीसी के, उनमें हर इवेंट के अंदर हमें वो सरप्राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो T20 वर्ल्ड कप था उसका भी वो सेमीफाइनल खेल गए, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया। तो क्या अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशंस के अंदर को सरप्राइज देने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये मैच होते हैं इंडिया में या सारे दुबई में, तो मैं कहता कि यस वो बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। पाकिस्तान में पिचें बहुत अच्छी हैं, वो जो उनके स्पिनर्स को ग्रिप मिलता है रहा चेन्नई में और इधर उधर की ग्राउंडों में, जहाँ पे आपको पता है 50 ओवर में 240 भी अच्छा स्कोर होता था इंडिया में। कई ऐसे पिचेस थे। पाकिस्तान में ऐसा कोई पिच हमने नहीं देखा बड़े अरसे दराज से। इस दफा कुछ बन जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर क्योंकि पिच देखा नहीं है, पिच सामने नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बहुत बैटिंग पिचेस होते हैं। और हमें याद है एशिया कप में भी जब अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान आई थी तो उनकी बॉलिंग को बड़े आराम से खेला था बांग्लादेश ने भी और बाकियों ने भी। तो वो जहां पर ग्रिप हो
जहां पर स्पिन थोड़ा बहुत मिल रहा हो वहां पर वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। अगर ग्रिप ना हुआ तो फिर उनको बड़ी फाइट करनी पड़ेगी उनके बॉलर्स को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आखिरी सवाल सलमान भट्ट साहब, रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को वो दो टीमें करार दिया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट हो सकती हैं 2025 में। आप क्या समझते हैं, आप किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, बहुत सारे लोगों ने यही दो टीमों को फाइनलिस्ट करार दी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट इनकी आप देख लें कि वर्ल्ड कप्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 आईसीसी के इवेंट जीते, इंडिया ने लास्ट T20 का इवेंट जीता है, इंडिया ने वर्ल्ड कप 50 ओवर का फाइनल खेला है, टेस्ट का फाइनल भी वो हारे हैं। सो यही दोनों तो हर जगह नजर आ रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी प्रोडिक्शन तो नहीं है। मतलब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि यही टीमें सबसे अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद। अहमद सईद साहब, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी टॉपिक की जाने बढ़ेंगे जो टिकट्स के हवाले से है और स्टेडियम्स की तैयारी के हवाले से है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और प्रैक्टिस सेशन से। अभी आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है, आकिब से ही जान लेंगे। आकिब, बताइएगा क्या देखा प्रैक्टिस के पहले दिन में, और आज ऑब्वियसली दूसरा दिन होगा, तो किस तरह से सारी सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाथ तो खोलना शुरू कर दिए हैं। कल गुज़श्ता रोज जो है पहला सेशन हुआ। ऑफिशियली इसका जो है वो टाइम 3 घंटे बताया गया था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ज्यादा ही मेहनत कर ली और इससे 3 घंटे को 5 घंटे पर ले गए। और वहां पर जो हमने देखा, जो फहीम अशरफ सिनेरियो बेस्ड मैच खिलवाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिसकी हेड कोच आकिब जवेद जो है उनकी निगरानी में, और बॉलर्स को टारगेट दिया गया था कि आपने 1 घंटे में इतने ओवर करने, और बल्लेबाजों को टारगेट दिया गया था कि आपने 1 घंटे में इतने रन बनाने। अब वो रन आपने शुरू में तेज करना है वो उनकी मर्जी है, या आखिर में तेज खेलना है वो उनकी मर्जी है। तो पहले 2 घंटे में हमने देखा बाबर आजम, फखर जमान, सऊद शकील और कामरान गुलाम, इन चारों ने बैटिंग की। लेकिन यहाँ पर सबसे मजे की बात, कामरान गुलाम सबसे ज्यादा अच्छी फॉर्म में नजर आए। उन्होंने हारिस रऊफ की बॉलिंग को कुछ नहीं समझा, उन्होंने शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को कुछ नहीं समझा। बाबर आजम प्रैक्टिस डे के पहले मैच के पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट हुए, और उसके बाद वो बड़ा मायूसी के साथ जो बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनको क्योंकि प्रैक्टिस मैच था, फिर उनको दोबारा बैटिंग दी गई, तो वहां पे उन्होंने अपना रिदम हासिल करने की कोशिश की। लेकिन कामरान गुलाम की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, वो काफी अच्छे टच में नजर आए और बड़ी शानदार उनकी टाइमिंग भी जारी थी, बड़ी अच्छी शॉट्स भी उन्होंने खेली। उन्होंने इब्रार अहमद, जो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, उनको बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंस मिजाज में खेला, तो एक अच्छा बूस्टअप है पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन। फिर फहीम अशरफ, जिनसे काफी बात की जा रही थी, उनकी सिलेक्शन पर जो है वो क्रिकेट फैंस काफी सवालात उठा रहे थे। जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो काफी जो है वो सवाल उठा रही है फहीम अशरफ की प्लेयर पर। उनको जो है स्पेशल अलहदा पिच पे जो है वो प्रैक्टिस करवाई गई। फखर जमान को हार्ड हिटिंग का टास्क दिया गया कि आपने लंबे छक्के मारने। आल्दो को उन्होंने 1 से 2 छक्के मारे, लेकिन उसके बाद वो बाउंड्री लाइन पे कैच दे बैठे। सऊद शकील को जो है वो मॉडर्न डे शॉट्स खिलाई गई, इनको स्कूप शॉट्स खिलवाई गई, वहाँ उन्होंने मारने की भी काफी हद तक कोशिश की। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ, जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, उनको लंबे स्पेल्स कराने का टारगेट दिया गया। और नसीम शाह ने 7 ओवर का जो है वो स्पेल करवाया, शाहीन अफरीदी ने 4 से 5 ओवर का स्पेल करवाया। पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली आगा ने जो है उन्होंने भी अपने हाथों खोले। यहाँ पर साउथ शकील को भी हमने बॉलिंग करते देखा, खुशनसीब शाह को भी बॉलिंग करते देखा। तो एक अच्छा फेस्टिवल, एक अच्छा जो है वो पाकिस्तान का आगाज है। यकीनन अब जो है आज अभी भी प्रैक्टिस जारी है, आज फ्लड लाइट में प्रैक्टिस है, तो ये 2-3 दिन जो पाकिस्तान टीम जो है प्रैक्टिस करेगी, यकीनन एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो है बहाल होगा पाकिस्तान टीम के लिए, और अच्छा मौका होगा जब हम 6 मुल्क की सीरीज में 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इलेक्शन होंगे अपने जो है कॉन्फिडेंस बहाल करने का। जी ठीक है, अहमद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा आकिब भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फास्ट बॉलर का आप तस्करा आपने किया है, जाहिर है कि एक लंबी ब्रेक के बाद वापस आए हैं, इनको रेस्ट करवाया गया था गुज़श्ता सीरीज़ के अंदर, तो एक तो मुझे इनके फिटनेस के हवाले से बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कंडीशंस हैं जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है, ये कंडीशंस जो है किस तरह से हेल्पफुल साबित होंगी उन कंडीशन से जिन कंडीशन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मैच खेलना है जाके? देखिए अहमद, ये कंडीशंस सिमिलर टू रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, कजाफी क्रिकेट स्टेडियम है और कराची क्रिकेट स्टेडियम है।
बिल्कुल उस तरह की कंडीशन है। गनी इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन किस्म का इदारा है, वहाँ पर जो है डोमेस्टिक मैचेस भी होते हैं और वहाँ की जिस तरह की पिच तैयार की गई है वो यकीनन काबिल तारीफ है कि हमारे बॉलर्स को, बल्लेबाजों को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक अच्छा फैसला है कि कज़ाफी स्टेडियम में अभी चूंकि 100% रेडी नहीं हुआ और उसके सामने जो LCC ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन जो बाहर वर्कर्स काम कर रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से टीमों को वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा फैसला है कि इन्होंने गनी ग्लास जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का उन्होंने इंतखाब किया, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस, आउटफील्ड, उसकी बाउंड्री साइज, उसकी पिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा जो है ये एक मौका होगा कि अपने हाथों को ले। दूसरा, आपने जो रेस्ट वाली बात की, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शाहीन अफरीदी ने एक ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की थी। उन्होंने कहा था, हमने उनसे पूछा कि आपको रेस्ट करवाया गया, तो उन्होंने एक तंजी अंदाज में हमसे बात की, अच्छा आपको लगता है हमें रेस्ट करवाया गया? तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ है। ये रेस्ट हम फैंस कह सकते हैं, हम एनालिस्ट भी कह सकते हैं रेस्ट कराया, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ आकिब जवेद ने शाहीन अफरीदी के साथ किया है जो उन्होंने उस दिन बात की थी। लेकिन बहरहाल जो भी है वो एक अलग चीज़ है, अब क्योंकि प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, एक अच्छा रिदम में शाहीन अफरीदी हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी रिदम वाला हमें चाहिए, हमें हारिस को रिदम वाला चाहिए, हमें नसीम शाह रिदम वाला चाहिए, हमें 2021-22 वाला ये तीनों बॉलर चाहिए, बाबर आजम भी हमें वही चाहिए, रिजवान भी वही चाहिए, तभी हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी टीमों को कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी टीमें भरपूर किस्म की तैयारी से आ रही हैं और वो दूसरी कंडीशन पे जाके ये नहीं कहते कि हमें कंडीशन से जो है वो फेमिलियर होने का मौका नहीं मिला। ये हमारा ही ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम दूसरों की कंडीशन से जाके जब सीरीज हारते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हमें जो कंडीशन से फेमिलियर होने का मौका नहीं मिला। तो ये एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान टीम के पास यहाँ से कंडीशन से फेमिलियर हो, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम ने LCC में प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद कज़ाफी स्टेडियम में भी इनका प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है, फिर ये ट्राई नेशन सीरीज होगी। तो ये 3-4 जो है मैचेस हैं और जो 3-4 दिन प्रैक्टिस मैचेस हैं, ये काफी मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकते हैं अगर ये अपने यूटिलाइज करना चाहिए। आज अब चूंकि फ्लड लाइट में इनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो ये भी इनके पास एक नया एक्सपीरियंस है कि फ्लड लाइट में, क्योंकि हमारा जो पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का, वो डे एंड नाइट मैच है। उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है कराची में, वो भी डे एंड नाइट मैच है। फिर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में भी डे एंड नाइट मैच है। तो दोनों डे और नाइट के दोनों एक्सपीरियंस अगर हमारी टीम को मिल जाते हैं और उससे जो है वो एक्सपीरियंस हम हासिल कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी होगा और बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन फिर एक बार फिर जो कल पूरी इनिंग्स में हमने बाबर आजम को देखा, क्योंकि बाबर आजम के रन बहुत जरूरी होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। बाबर आजम का बल्ला वैसे नहीं चला, बाबर आजम के बल्ले की आवाज वैसी नहीं आई जिस तरह के फैंस सुनना चाहते हैं या जिस तरह बाबर आजम खुद भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो जब शॉट मारते थे तो उनके एज होती थी या उनके बल्ले को मिडल नहीं होती थी, तो उनके फेस एक्सप्रेशन बताते थे कि वो हैप्पी नहीं है अपने शॉट के। तो अब ये 3-4 दिन है, बाबर आजम के लिए भी जरूर इंपॉर्टेंट है, रिजवान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सऊद शकील के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल तमाम खिलाड़ियों के लिए ये दिन इंपॉर्टेंट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा हमारा स्क्वाड। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, सलमान भट्ट साहब, अहमद सईद साहब, आकिब ने आखिर में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।